जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की, और संविधान में आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है संविधान का पहला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं साथियों प्रस्तावना। ठीक है, अब चाहे आप इसे कह लो प्रस्तावना, या फिर कुछ जगह आपको लिखा दिखाई देगा उद्देशिका, तो चाहे उद्देशिका कह लो, ठीक एक ही बात है, चाहे प्रस्तावना कह लो चाहे उद्देशिका कह लो, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रियम्बल। तो आज इसकी जरा हम चर्चा करेंगे और इसमें जो चीज़ें हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दार्शनिक पक्ष रहेगा ये संविधान का। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तावना जो है इसको हमने अपनाया कहाँ से है, सबसे पहले आप यही जान लो। ठीक है, तो प्रस्तावना को हमने अपनाया है अमेरिकी संविधान से। जैसे जो यूएसए का संविधान है उसमें भी संविधान की स्टार्टिंग से पहले प्रियम्बल है ना। तो इसी परंपरा को हमने अपनाते हुए भारत में भी हमने संविधान की स्टार्टिंग में प्रियम्बल को जोड़ा। सही है। आप याद रखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसको N.A. पालकीवाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। यानी ये संविधान का परिचय, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय लेते हैं और उसी से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या है ना। जैसे आप किसी से मिलोगे तो नाम पूछोगे, उसका रैंक पूछोगे, किस पद पर है ये पूछोगे, है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा ये व्यक्ति कौन है। उसी तरीके से जब हम संविधान को समझना चाहते हैं, संविधान की बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो पूरा संविधान ना पढ़ करके अगर हम प्रस्तावना को भी अच्छे से पढ़ लें, इसी की व्याख्या अच्छे से कर लें अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार संविधान क्या है और क्यों इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए N.A. पालकीवाला ने इसको कहा है संविधान का परिचय पत्र, क्योंकि प्रस्तावना है संविधान का सार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 की सटीक संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। ठीक है, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जब भारत गणतंत्र हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान की जो स्थिति थी या भारत गणराज्य की जो स्थिति थी वो थी एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु भी था लोकतंत्र भी था और गणराज्य भी हो गया। ठीक है, ठीक 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय हम केवल संप्रभु थे और लोकतंत्र थे, गणराज्य नहीं थे। लेकिन 1950 में हम कौन हो गए, 26 जनवरी 1950 में हम हो गए संप्रभु भी हो गए, लोकतंत्र भी हो गए और गणराज्य भी हो गए। और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इसमें 3 शब्द जोड़े गए जो कि हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़े जाने से हमारा जो संविधान है वो हो गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पूरा का पूरा ये एक शब्द बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर में मान लो सवाल आया कि 26 जनवरी 1950 की संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो ऑप्शन में फिर आपको यही चुनना है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि उस समय समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता जैसे शब्द भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए इंदिरा गांधी के समय पर। ठीक है, अब ये जो प्रस्तावना है ये आई कहाँ से है, तो भाई ये आई है उद्देश्य प्रस्ताव से, जिसको रखा था किसने जिसको संविधान सभा में रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखी उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि आखिरकार हम संविधान बना क्यों रहे हैं, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है। बात समझ रहे हैं, हम संविधान को क्यों बना रहे हैं, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसी चीज को देश को बताते हुए उन्होंने संविधान सभा में रखा उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बन गया बाद में जाकर के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है,
संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर पूछ लेता है। एक ही संशोधन हुआ है जिसके अंतर्गत इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, संशोधन कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ है, ध्यान रखना। और ये संविधान की प्रस्तावना में होने वाला एकमात्र और पहला संशोधन है। एक ही हुआ है, अब तक दूसरा हुआ ही नहीं है, तो फिर इस लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, याद रखना। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एक मत नहीं था, यानी देश के नाम को लेकर के लोगों में मतभेद था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे संविधान सभा में। आज़ादी के बाद 299 टोटल लोग थे, है ना। आज़ादी से पहले 389 थे, तो बहुत सारी बहस जो है इसमें चलती थी, है ना। तो नाम को लेकर के कुछ लोग इसमें सहमत नहीं थे। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम जो भारत है वो सुझाया, जबकि कुछ ने कहा इंडिया करो, है ना। तो लोगों की दोनों की बात सुनी गई और भारतीय संविधान में 2 शब्द दोनों ही जोड़ दिए गए, यानी भारत भी जोड़ दिया गया और हिंदुस्तान में भारत भी जोड़ दिया गया और अंग्रेजी में इंडिया भी जोड़ दिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 1 है, जिसे हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। तो भारत के ऑफिशियल नेम जो है वो इसी में आपको मिलते हैं, भारत और इंडिया। ये भारत के ऑफिशियल नेम है। बोलने को हम हिंदुस्तान भी खूब बोलते हैं, हिंदुस्तान खूब इस्तेमाल होता है ना, लेकिन हिंदुस्तान कोई सरकारी नाम नहीं है। कागज़ों में हिंदुस्तान का इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान रखना। कागज़ों में इस्तेमाल होगा भारत या फिर इंडिया। हालांकि मैं तो इसके भी विरोध में हूँ। अगर मेरा व्यक्तिगत विचार पूछा जाए, मेरा मानना है कि इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत का नाम केवल भारत ही होना चाहिए, इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। तो भारत ही होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को हिंदी में भी अमेरिका कहते हैं, इंग्लिश में भी अमेरिका कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलग स्थिति है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार यह भारतीय राज्यों को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। धर्मनिरपेक्ष, हालांकि ये शब्द तो यहाँ गलत है, यहाँ पर होना चाहिए पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं है, ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष है। लेकिन हाँ, बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष ही आता है, पेपर में भी धर्मनिरपेक्ष आ जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लो। लेकिन ऑफिशियली आप देखोगे तो वो पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब ये है कि भारत गणराज्य का अपना कोई धर्म या अपना कोई पंथ नहीं है। ठीक है, भारत सरकार का या उसकी जो सरकारें हैं, है ना, उनका अपना कोई धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को समान रूप से देखती हैं और सभी को समान रूप से बढ़ाने का प्रयास करती हैं। किसी भी एक धर्म को बढ़ाने और किसी अन्य धर्म को नीचे करने का या कम करने का प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को संविधान सभा की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना डेट। केशवचंद्र भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद द्वारा संशोधन के अधीन है, बशर्ते संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट ना करे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, उल्लेखनीय है कि यह गैर न्याय संगत है, यानी इसके प्रावधानों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। ये बात हो रही है किसके बारे में? ये प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हाँ, कि प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, बेसिक बात ये है। ठीक है, इसमें ज़्यादा भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, इस वजह से हो सकता है आपको गड़बड़ तो लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो। मैं आपको इस पर बताता हूँ। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से संविधान के अन्य हिस्सों में संशोधन हो सकता है, वैसे मूल अधिकारों में भी हो सकता है और प्रस्तावना में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है, बेसिक बात यह है। भारत के संविधान के अमुक लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है। देखिए, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, तो गणतंत्र का मतलब अक्सर करके पेपर में आ जाता है। तो गणतंत्र का सीधा सा मतलब है डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी इज़ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। लेकिन पेपर में जब सवाल आता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे एक ऐसा राज्य जिसका प्रमुख निर्वाचित होता हो। एक ऐसा राज्य जिसका प्रमुख
निर्वाचित होता हो, निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो, प्रॉपर बात समझ रहे हैं। हाँ, तो आपका अगर राज्य का प्रमुख, अब राज्य से हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, अगर निर्वाचित है, चुनाव से आ रहा है, तो फिर आपका देश गणतंत्र है। जैसे भारत एक गणतांत्रिक देश है, अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, ट्रंप जीत गए। तो जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है वहाँ गणतंत्र होता है। लेकिन अब जैसे आप बात करो इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में राष्ट्रपति का पद होता ही नहीं है। कभी आपने सुना इंग्लैंड के राष्ट्रपति का नाम, या फिर आपने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम सुना हो, आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम सुना हो। तो ये जो देश हैं ये आज स्वतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब होता है वे सभी क्षेत्र जिनका प्रमुख या हम कहें राष्ट्रपति इलेक्शन से आता हो। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रस्तावना मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिकता का प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है। यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यानी जब हम देखते हैं तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनका क्या विजन था भारत को लेकर के, समाज को लेकर के, वो हमें देखने को मिलता है। संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, हमारे संविधान की प्रस्तावना वह व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय तक सोचा या सपना देखा था। तो कृष्णा स्वामी अय्यर ये कह रहे हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये कह रहे हैं कि जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो जब हम संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो वो हमारी सोच है जो हम लंबे समय से देख रहे थे, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे उस समय पर, और हमारा सपना क्या था देश को लेकर के, वो सारी चीज़ें हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 तरीके के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। ध्यान रखना इस तरीके से पेपर में सवाल आएगा, इनमें से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा धार्मिक। तो आपको ध्यान रखना है धार्मिक न्याय जैसी कोई प्रस्तावना में चीज़ नहीं है। सही है, चलो आगे देखो। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्यों द्वारा सभी धर्मों का समान व्यवहार। यानी जैसा कि मैंने बताया कि सभी एक जैसे हैं, तो हम किसी के साथ भेदभाव वगैरह नहीं करते। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना के लेखकों के राजनीतिक ज्ञान के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कीनोट के रूप में वर्णित किया। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये 1951 में आई थी, के उद्घाटन पर इसे उद्धृत किया, है ना। तो प्रस्तावना ऑब्वियस बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप एक सामान्य व्यक्ति को समझाना चाहते हो कि संविधान में क्या लिखा है, अब वो पूरे 395 अनुच्छेद तो पढ़ेगा नहीं। तो अगर आप केवल प्रस्तावना के माध्यम से ही उसको समझा दो अगर, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन एक घोषणा से अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पैटर्न को निर्धारित करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे एक क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता। ठीक है, ये सब लोगों के स्टेटमेंट है। 1950 में संविधान के प्रारंभ होने पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, जैसा कि हम जानते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ ये भी देख लो। ये लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 को। ध्यान रखना, 76 में संशोधन हुआ, 77 में लागू हो गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के रूप में प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। आगे और भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पीपल्स शब्द का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पीपल्स शब्द नहीं आया है। इस विशेष शब्द का उपयोग चीन के संविधान में किया गया है ना, आपने सुना होगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो PRC
जो है चाइना का पूरा नाम है, तो वहाँ पर पीपल शब्द इस्तेमाल होता है। भारतीय संविधान में पीपल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक, चलो आगे देखो। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना है और इसको मूल संरचना के रूप में मान्यता दी। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना माना, यानी इसमें भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मूल संरचना है। संविधान की मसौदा समिति के सदस्यों में KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया। प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। यह संविधान का गहना है। यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार प्रस्तावना, इस बात को समझो आप लोग। समानता का सिद्धांत काफ़ी हद तक विशेष अधिकारों के उन्मूलन के परीक्षण तक सीमित है। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि औपचारिक समानता के लिए आह्वान पहले रैंकों और आदेशों के पदानुक्रम को तोड़ने की उम्मीद में किया गया था, जो सामंती काल से बच गए थे। लिंग, रंग, पंथ, धर्म के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को दिए गए विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से तर्कहीन पूर्वाग्रह माना जाता है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार विभिन्न प्रावधानों के सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। संविधान के उद्देश्य का अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देश्य का संविधान के विधिक विवर्चन में सहायक है। BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ आज का हमारा पहला लेक्चर संविधान का, मतलब स्टार्टिंग से। बाकी तो हम इसके बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने बात करी आज प्रस्तावना की। ठीक है, कल हम बात करेंगे शासन प्रणाली की और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट हो या कोई भी लाइन आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे पॉइंट आउट कर दो, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो RO की, ठीक है, आप या फिर आप UPPCS से BEO की तैयारी कर रहे हो, या खुद PCS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, VDO की तैयारी कर रहे हो, वन दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे एग्जाम आते हैं UPSSC में, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप इस नीचे दिए गए ये जो नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, इन पर आप कॉल करके हमारे किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, टोटल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारा का सारा GS दिया जाएगा, करंट अफेयर दी जाएगी, जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।